हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको कई महत्वपूर्ण बातों को उल्लेख किया, जिसमें स्थानीय स्व शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली के गठन, उसके प्रमुख कारण और कार्यों का उल्लेख किया। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत जिन बातों पर हमने सबसे प्रमुख रूप से उल्लेख किया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कारणों का एक बार फिर आपको हम शॉर्ट रिवीजन करके इसके दूसरे भाग का आज अध्ययन करेंगे। स्थानीय स्व शासन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रमुख टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत हमने कल आपको 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। आज दूसरा हम इसका पार्ट उल्लेख करेंगे नगर पालिकाएं। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट इसका उल्लेख करेंगे नगर पालिकाएं, जो संविधान के 74वां संविधान संशोधन 1992 से जुड़ा हुआ है। 74वां संविधान संशोधन 1992, परंतु एक बार फिर से इसका हम अवलोकन करेंगे कि पंचायती राज प्रणाली पहला हम लेते हैं, जो शॉर्ट में आपको हम एक रिवीजन कर देते हैं। बाकी आप इसके पिछले वीडियो में आप इसका अच्छे से रिवीजन करके अध्ययन कर सकते हैं। पंचायती राज प्रणाली के संबंध में सबसे पहला प्रश्न आता है कि पंचायती राज प्रणाली यह किस सूची का विषय है? यह स्टेट लिस्ट का विषय है, यह राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका यानी विधानमंडल को प्राप्त है। दूसरा, पंचायती राज प्रणाली की आवश्यकता पर हमने कल लास्ट वीडियो में बल दिया था आपको कि पंचायती राज प्रणाली वास्तव में शासन के डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन ऑफ द पावर पर विशेष बल दिया गया है। भारत के संविधान में जिस लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बल देने की बात कही गई थी और निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायत राज प्रणाली की स्थापना पर जो बल देने की बात कही गई थी, उसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल, जनता की अधिकतम सहभागिता इन डिसीजन मेकिंग पावर्स, राजनीतिक मामलों में लाने के लिए पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया था। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि पंचायती राज प्रणाली के गठन का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के समय लगभग 80% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती थी। आज भी लगभग 2/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है, जो अनेक आधारभूत समस्याओं से ग्रसित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार या रोजगार तथा अनेक आधारभूत आवश्यकताएं, आवास, रोटी, कपड़ा तथा अन्य प्रकार की परंपराएं, कुरीतियां आदि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जो विकास की प्रक्रिया को सीधे अवरोधित या बाधित करती है। अतः सत्ता को अधिकतम लोगों की सहभागिता से लाकर इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए पंचायती राज प्रणाली का गठन पर बल दिया गया। भारत एक ऐसा देश है जो एक अलग अलग रीजन के आधार पर अलग अलग प्रांतों की अलग अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल सिचुएशंस है। उनकी अलग सिचुएशंस के कारण हमने राज्य सूची के विषय को बनाने का प्रयास किया। तो ये कारण था कि हमने स्थानीय समस्या को या ग्रामीण समस्या को स्थानीय लोगों के द्वारा या ग्रामीण लोगों के द्वारा स्वयं हल करना, स्वयं निर्णय में सहभागिता देना, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। और यदि ऐसा है तो ये सर्वाधिक सफल है। इसके लिए हमने कई बातों का उल्लेख किया था कि पंचायती राज प्रणाली, जहां स्थानीय स्वशासन प्रणाली का एक प्रमुख पक्ष था, इसमें सर्वप्रथम 1952 में
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के गठन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र की जनता का सर्वांगीण विकास। इसके पश्चात 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रेजेंट की, अपनी रिपोर्ट दी और इसी रिपोर्ट में 3 स्तरीय जिस पंचायतों के गठन की सिफारिश की गई थी, जिसमें पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत और तीसरा था जिला पंचायत। एक चीज हमें और याद करना है कि क्षेत्र पंचायत को पंचायत समिति या खंड पंचायत समिति आदि के नाम से भी कुछ राज्य में जाने जाते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, यह प्रश्न कई बार आया है, इसको याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले में इसको सर्वप्रथम लागू किया गया और इसके बाद आंध्र प्रदेश से भी कई राज्यों में लागू किया गया। परंतु प्रश्न यही आपको बताना था, इसकी सबसे बड़ी जो कमी थी, इसकी कमजोरी थी, वो कमी यही थी कि राज्य सूची के विषय होने के कारण राज्यों ने अपनी सुविधा और अपने सक्षमता के आधार पर इसको लागू किया और जब नहीं चाहा तो नहीं लागू किया। इनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था, परंतु यदि किसी सदस्य की मृत्यु होती थी तो चुनाव आम चुनाव के साथ होता था, जो यह व्यवहारिक प्रासंगिकता से पूरी तरह। इसीलिए 1977 में जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता पार्टी की सरकार आई तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की, जैसा कि हमने आपको उल्लेख किया था कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया और अशोक मेहता समिति ने एक बृहद अध्ययन के पश्चात 2 स्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। पहला था पंचायत मंडल और दूसरा था जिला पंचायत परिषद। बलवंत राय मेहता समिति में जिस पंचायत के गठन की सिफारिश की गई थी, राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्ह आदि पर स्वयं सीधे भाग लेने का अधिकार नहीं था, परंतु अशोक मेहता समिति ने राजनीतिक दलों को चाहे अपने चुनाव चिन्ह पर भाग लेने का अधिकार दिया। परंतु राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और जिसके कारण से ये लागू नहीं हो सका। इसके पश्चात भी कई अन्य समितियों का भी गठन हुआ, जैसे सिंधवी समिति, राव समिति, टी.के. थुंगन समिति, जिसका उल्लेख पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति जो इस पर कार्य किया गया था वो था 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसी 1992 के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी और इस अनुसूची का नाम है 11वीं अनुसूची और इस अनुसूची में 29 प्रकार के, कितने प्रकार के? 29 प्रकार के ऐसे विषय जो ग्रामीण स्थानीय हितों से संबंधित थे और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को दिया गया। इन विषयों पर आवश्यकता के अनुसार पंचायत अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या अन्य भौगोलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कानून का निर्माण कर सकता है, जो निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक या व्यवहारिक समाधान है। परंतु ये इसकी प्रक्रिया को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए इनको कुछ सबसे बड़ा जो इसका लक्षण था, जैसे हमने आपको बताया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने से अब इसका स्वरूप जीवंतता की ओर हो गया। अब ये जीवंत स्वरूप में आ गया। जिस तरह से लोकसभा और राज्य या विधानसभाओं का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होना अनिवार्य है और 5 साल के पहले यदि लोकसभा विधानसभा भंग होती है तो 6 माह के अंदर नए विधानसभा या लोकसभा का चुनाव कराना आवश्यक होता है। यदि किसी सदस्य की यदि 5 साल के पहले मृत्यु होती है तो 6 माह के अंदर
उस स्थान पर पुनः निर्वाचन कराया जाएगा। ठीक पंचायतों के लिए ऐसा प्रावधान किया गया, पंचायतों के लिए भी ये प्रावधान लागू हुआ। मित्रों, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। यहाँ एक चीज और ये बताना था कि वास्तव में इसके द्वारा शासन को अधिक से अधिक लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया गया। यानी 73वां संविधान संशोधन लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। मेंस में प्रश्न आता है, पंचायती राज प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में कहां तक सफल है, इसको क्रिटिसाइज कीजिए। इसका मतलब है कुछ कमियां भी हैं जिसको हम आगे संदर्भ रूप से उल्लेख करेंगे। इसके अतिरिक्त पंचायतों में चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। पंचायतों के चुनाव के लिए और यह चुनाव निष्पक्षता और तटस्थता से करने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया और राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होगा वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसको नियुक्ति की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा होगी। और एक चीज और याद कर लीजिए, इनके कार्यकाल से पूर्व उसी प्रकार से ही हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों। अर्थात इनके सेवा काल में किसी भी प्रकार को इनसे लाभ से वंचित नहीं किया जाए, जिससे निर्वाचन की प्रक्रिया में इनको किसी प्रकार से समस्या न हो। दूसरा, राज्य के आर्थिक हितों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंशियल कमीशन और इसकी भी नियुक्ति, इसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और राज्य वित्त आयोग राज्य की पंचायतों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण तथा अनुदान आदि की सिफारिश करता है, जिससे इनका ज्यादा संचालन। इसके अतिरिक्त हमने आपको ये बताया क्या कि अधिकतम सहभागिता के लिए कुल सीटों की संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए दिया गया। इन महिलाओं में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात वर्ग की महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सहभागिता दी गई। पहली बार अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। और परंपरागत रूप से SC/ST वर्ग के लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। तो ये सारा उल्लेख आप वहां से कर लीजिएगा। आज आपको इसका पार्ट 2 हमें बताना है और इस पार्ट 2 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातों का भी उल्लेख किया जाएगा। पंचायत के सदस्यों को भाग लेने के लिए इनका जो न्यूनतम एज है वो है 21 ईयर्स है, 21 ईयर, जबकि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। इसको याद रखिए। अगर किसी भी सदस्य को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व हटाना है, यदि वह अपने कार्य की प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ नहीं करता है या जनता का विश्वास खो देता है, तो पद ग्रहण करने के पश्चात 2 वर्ष बाद ही उस ग्राम पंचायत या उस पंचायत के द्वारा आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर से जिला स्तर के पंचायत राज अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दिया जाएगा और आवेदन देने के समय हस्ताक्षर करने वालों में से 3 सदस्य उपस्थित होंगे, जिससे संबंधित अधिकारी प्रश्नोत्तर करेगा और यदि उनके उत्तर से वह संतुष्ट होगा तो 30 दिनों के अंदर उस पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी और यदि उस पंचायत के सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो उस सदस्य को अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। यानी पद ग्रहण करने के 2 वर्ष बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। दूसरा संदर्भ एक चीज याद करिए कि 5 साल के अंदर 2 बार अधिक से अधिक किया जा सकता है। और यदि निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और यह प्रक्रिया की ऐसी स्थिति में इसको लागू करना संभव नहीं होगा। दूसरी प्रक्रिया में एक बात और हमें ध्यान देना है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो कि हमें आज आपको बताना है, जो इसका भाग 2 है, उसका हम उल्लेख करेंगे। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखकर शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप को लाने के लिए स्थानीय स्वशासन प्रणाली में
पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया, उसी तरीके से आज इसका स्थानीय स्वशासन प्रणाली का पार्ट 2 हम करेंगे अध्ययन। और इस पार्ट 2 में दूसरा हम पढ़ेंगे नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज। नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज। और इस नगर पालिकाओं के लिए भी हम वर्तमान स्वरूप इसका अध्ययन करेंगे कि नगर पालिकाओं के अध्ययन के अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ही नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और मित्रों, संवैधानिक दर्जा देने से इसकी जीवंतता, स्पष्टता और महत्ता बहुत स्पष्ट और क्लियर हो जाती है। इसके द्वारा नगर पालिकाओं को 18 प्रकार के विषय, जिस तरह से पंचायतों को 29 प्रकार के विषय दिए गए, 18 प्रकार के विषय, परंतु ये विषय वे विषय थे जो नगरीय स्थानीय हितों से संबंधित थे। ये विषय वे विषय थे जो नगरीय स्थानीय हितों से संबंधित थे। और ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नगर निकायों को दिया गया। यानी इन 18 प्रकार के विषयों पर अगर कोई कानून की आवश्यकता होगी, ये कानून नगर निकाय बनाएंगे। और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 स्तरीय नगर निकायों की जो स्थापना की गई है, जिसमें पहला है नगर पंचायत। पहला नगर पंचायत, जैसे पहले इसका नाम था टाउन एरिया। दूसरा है नगर पालिका, दूसरा है नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटीज। और तीसरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। तीसरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम। ये 3 स्तरीय पंचायत नगर पालिका का गठन किया गया। और इनके गठन का जो आधार है वह आधार जनसंख्या के आधार पर है। इनके गठन का आधार जनसंख्या के आधार है। 10 से 20 हजार की जनसंख्या के बीच एक नगर पंचायत का गठन किया जाता है। और इससे अधिक तथा 3 लाख की जनसंख्या तक नगर पालिका का गठन किया जाता है। और 3 लाख से अधिक की जनसंख्या पर नगर निगम की गठन किया जाता है। दूसरा मित्रों, एक चीज और याद करना होगा कि पंचायतों के सदस्यों का चुनाव, पंचायतों के सदस्यों का चुनाव जो प्रथम स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्यों का था, केवल प्रत्यक्ष रूप से था। बाकी क्षेत्र पंचायत तथा पंचायत समिति के स्तर पर यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। परंतु यहाँ हमें देखना है कि वर्तमान में जैसे उत्तर प्रदेश शासन में नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम तीनों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से। और इन तीनों पदों पर नगर पंचायत का जो हेड होगा वह अध्यक्ष कहलाता है, नगर पालिका का जो हेड होगा वह अध्यक्ष कहलाएगा। नगर निगम के हेड को 2 नाम से जाना जाता है, एक नाम है मेयर और दूसरा नाम है महापौर। महापौर ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन में। नगर पालिका का भी अध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहा है, नगर पंचायत का भी अध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, वास्तव में नगरीय संस्थाओं की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास नगर निगम की स्थापना के साथ हुआ था। और मद्रास नगर निगम की स्थापना, आप याद करिए, प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल के ही अंतर्गत मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। और मद्रास नगर निगम की स्थापना के पश्चात, मद्रास नगर निगम की स्थापना के बाद फिर कोलकाता, फिर कलकत्ता, उस समय इसका नाम कलकत्ता था, कलकत्ता नगर निगम तथा उस समय इसका नाम बंबई नगर निगम। कलकत्ता और बंबई नगर निगम की स्थापना इसके पश्चात की गई और यह 1726 ईस्वी में की गई थी, याद कर लीजिए। 1687 ईस्वी में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। इसके बाद कलकत्ता और बंबई में 1726 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। 1870 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के अंतर्गत इसकी स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया की स्थापना और स्वायत्तता पर बल देने का प्रयास किया गया। परंतु इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधिवत विकास करने का श्रेय जो
स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक माना जाता है, जिसे हम इसके महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है, वह लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन ने इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य किए। लॉर्ड रिपन ने इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो कि उन्होंने इस पर 1882 में स्थानीय स्वशासन पर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। 1907 के इंडिया काउंसिल एक्ट, 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट के पहले 1907 में इसके लिए स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया के लिए एक रॉयल कमीशन, 1907 में एक रॉयल कमीशन का भी गठन किया गया। 1919 के इंडिया काउंसिल एक्ट में स्थानीय स्वायत्तता के विकास पर बल दिया गया और 1935 इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 जो भारत में ब्रिटिश कालीन शासन का अंतिम एक्ट माना जाता है, और इस इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 के अंतर्गत इसमें संघीय शासन की प्रक्रिया को लाने के लिए स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता पर बल दिया गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि नगरीय समस्याओं को इसके द्वारा हल करने का प्रयास किया गया। संविधान के 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9A में पार्ट, आप कह सकते हैं कि पार्ट 9A में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को जोड़ा गया। संपूर्ण पंचायती राज कार्यों पर नगर निकाय के लिए एक ही अनुच्छेद उत्तरदायी है, वह अनुच्छेद है 243। 243 अनुच्छेद के अंतर्गत इसके सारे प्रावधान हैं और 243P से लेकर 243ZG तक इसके सारे प्रावधान हैं। और निश्चित रूप से 74वां संविधान संशोधन एक नई अनुसूची भी जोड़ता है और इसका नाम है 12वीं अनुसूची। जिस तरह से 73वां संविधान संशोधन के द्वारा एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस 11वीं अनुसूची में 29 प्रकार के विषय रखे गए थे, उसी तरह के 74वीं संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 12वीं अनुसूची में 18 प्रकार के नगरीय स्थानीय हितों के उल्लेख किए। इसके लिए भी वही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की गई और यह निष्पक्षता और तटस्थता तथा स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव के कार्य की प्रक्रिया को संपन्न कर सके, इसीलिए इसके कार्यकाल के बीच में कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक कि इसके कार्यकाल के पूर्व, इसके 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व उसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रक्रिया के समान ही पद से मुक्त किया जा सकता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया से ही पद से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नगरीय हितों के संरक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण बात पर बल दिया गया। नगरीय हितों के संरक्षण के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की जाती है, उन सिफारिशों को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करता है और जिस पर पंचायतों के तथा नगरीय हितों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों, इसके लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। इसके अतिरिक्त छावनी परिषद, छावनी बोर्ड या कैंटोनमेंट एरियाज जो मिलिट्री से संबंधित हैं, इनके लिए भी नगरीय प्रशासन में बल दिया गया है। दूसरा, जिस तरह से पंचायतों के लिए कुल सीटों की संख्या का अधिकतम आनुपातिक प्रक्रिया लाया गया, इनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है। उसको भी हम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इस रिवीजन में इसको शामिल कर लेते हैं। कुल सीटों की संख्या का 1/3 स्थान, कुल सीटों की संख्या का 1/3 स्थान यहाँ पर भी महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और इस महिलाओं में SC+ ST क्लास की महिलाओं को
और याद रखना जनसंख्या के अनुपात में इस रेशियो से अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ पॉपुलेशन सीटें रिजर्व की। यानी अगर कुल 900 सीटों पर चुनाव होगा तो 900 में से आप समझ सकते हैं 1/3 300 सीटों पर केवल महिलाएं विजेता होकर आएंगी। और ये जिन महिलाओं को सर्वाधिक उपेक्षा के रूप में रखा गया था वे महिलाएं ही इसमें आई। दूसरा, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त परंपरागत एससी तथा एसटी वर्ग के लोगों को इसमें दोनों आ सकते हैं। अगर महिला आना चाहे महिला है और पुरुष आना चाहे पुरुष, महिला और पुरुष दोनों वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आप कह सकते हैं सीटें आरक्षित की गई। और इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। 5 वर्ष के पहले यदि नगर पंचायत भंग होता है या नगर पालिका या नगर निगम भंग होता है तो निश्चित है कि भंग होने की तिथि से 6 माह के अंदर नए पंचायत का गठन या नए नगर पालिका या नए नगर निगम का गठन होगा। यदि किसी सदस्य के पद ग्रहण करने के पश्चात और कार्यकाल के पहले मृत्यु होती है तो 6 माह के अंतर्गत उस स्थान पर नया निर्वाचन कराया जाएगा, उस स्थान पर नया निर्वाचन होगा। और पद ग्रहण करने के 2 वर्ष बाद इन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, किसके प्रस्ताव के द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो उस नगरीय क्षेत्र के सदस्यों के आधे से अधिक हस्ताक्षर से जिला स्तर के पंचायत राज अधिकारी या नगर निकाय अधिकारी को सौंपा जाएगा। और फिर एक निश्चित प्रक्रिया के बाद उस नगर निकाय में यदि 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दिया जाएगा तो उसे अपने पद से मुक्त होना होगा। और एक बार यदि असफल होता है विश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन तो फिर 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है, यानी 5 साल में अधिकतम 2 बार लाया जा सकता है। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है 6 माह के अंदर जो नया सदस्य चुनकर आता है तो नए सदस्य का कार्यकाल उसके शेष अवधि तक होगा। परंतु यदि नगर निकायों को 5 वर्ष के पहले भंग कर दिया गया तो नए नगर निकाय की जो स्थापना होगी वह अगले 5 वर्ष के लिए होगी। तो इस प्रकार से मित्रों आप देख सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली जो भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन की विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण रीढ़ है। और कहा जा सकता है इससे भारत में जो अंतिम व्यक्ति है या ग्राम प्रशासन जो भारत की सबसे शॉर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको लाकर भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। और निश्चित रूप से यह भारत के लोकतांत्रिक शासन की एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्थापित है। तो इस प्रकार कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ निकल कर आए और इन प्रश्नों के द्वारा हमने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी, जिसमें सब कुछ बातों को मैं रिवीजन कर दूं कि सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन जो ग्रामीण सूची जिसमें 29 प्रकार के विषय जो ग्रामीण स्थानीय हितों से संबंधित थे, संवैधानिक दर्जा देकर 5 साल के कार्यकाल को निश्चित करके राज्य सरकारों तथा अन्य को बाध्य किया गया कि वे पंचायत का समय से पहले चुनाव कराना आवश्यक है। यदि राज्य सरकारें पंचायतों का चुनाव नहीं कराती हैं तो माना जाता है कि 5 साल के अंदर यदि नहीं हो पाती है तो वह राज्य सरकार संविधान के अनुरूप शासन का संचालन नहीं कर रही है। और ऐसी स्थिति में वहां उसे अनुच्छेद 356 के द्वारा आर्टिकल 356 के द्वारा प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति शासन के द्वारा उस सरकार को भंग या निलंबित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पंचायत राज प्रणाली निश्चित रूप से भारतीय शासन प्रणाली का वह रीढ़ है जो अधिकतम सहभागिता, सुनिश्चितता तथा विकास की मुख्य धारा में लोगों को लाने का एक सफल प्रयास है। और निश्चित रूप से परंतु अभी भी कहीं न कहीं एक स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में धन बल, बाहुबल आदि का कोई स्थान नहीं है। धन बल, बाहुबल आदि का कोई स्थान नहीं। तो अभी भी कहीं न कहीं जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धन बल, बाहुबल का जैसे जिला पंचायत के चुनाव में या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कहीं न कहीं दिखाई देती है। जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं
इनमें इसका खुला खेल है और इसे दूर करना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, इस तरह से कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में आपने देखा और हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। आपको अगली कौन से वीडियो ज्यादा रिक्वायर्ड है हमको आप बताइए, उसको हम ज्यादा से ज्यादा आप तक जरूर लाएंगे। लेकिन ये फिर से एक बात कहकर कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो अपने दोस्तों यारों को अभी शेयर नहीं किए हैं, अधिक से अधिक शेयर करके उनको ये बताएं और उनको ये सूचित करें लॉकडाउन की स्थिति में उनकी पढ़ाई में कहीं से कोई कमी नहीं आना चाहिए और इसको इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, आगामी परीक्षा आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार बन जाए। और ये हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।